हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दोस्तों, ऑलरेडी चैनल पे हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसी के साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड, टॉट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, फैमिली लॉ से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज आपको समझ में आएगा कि ऐसा कहा जाता है ना कि शादी बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज जब आप कानून को समझेंगे उसके रिगार्डिंग, तो आपको और बेहतर समझ में आ पाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि यार एक बार शादी कर ली तो बहुत सारी चीजें उसके साथ एसोसिएट हो जाती हैं फिर। तो दोस्तों, कंज्यूगल राइट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं तो कंज्यूगल राइट का मतलब होता है राइट टू हैव द कंपनी ऑफ द अदर पर्सन, और इसमें अदर पर्सन होता है अदर स्पाउस, और ये राइट दोनों हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल होता है। अब कंपनी का मतलब क्या है कि आपकी शादी तो हो चुकी है। आप मानिए आप थे और आपकी वाइफ है, आपकी शादी हो चुकी है, पर आपकी वाइफ आपको कंपनी नहीं देती, वो आपकी तरह एक पत्नी की तरह रहती ही नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है कि एक ही छत के नीचे वो नहीं रहती, कहीं और जाके रहती है। एक छत के नीचे रहते रहते भी वो वाइफ की तरह जो ड्यूटीज होती हैं उनको नहीं निभाती, या हस्बैंड की जो ड्यूटीज होती हैं इन अ मैरिज वो उसको नहीं निभाता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को मानता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अलग घर में रहेंगे तो ये माना जाएगा कि वो आप दूसरे बंदे को कंपनी नहीं दे रहे। एक ही घर में रहते हुए भी शायद आप एज अ हस्बैंड वाइफ को कंपनी ना दे और वाइफ आपको, मतलब जो आप हस्बैंड है उसको कंपनी ना दे। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट का मतलब ये होता है कि भाई अगर बाय चांस दूसरी स्पाउस जो है, जो दूसरा स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड कंपनी ही नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर वो डिनाई करता है, अगर आप उसके पास जाते हैं तो कहती है कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू कम नियर टू यू, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर वो आपको कंफर्ट ही प्रोवाइड नहीं करता अदर स्पाउस, जो कि एक हस्बैंड को वाइफ को देना चाहिए और वाइफ को हस्बैंड को, तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि भाई आई वांट टू सीक द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, मेरी पत्नी को या मेरे पति को मेरी कंपनी में वापस लाओ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी तरह एज अ हस्बैंड या वाइफ की तरह मेरे साथ रहे, मेरे को उसकी कंपनी चाहिए। तो इसको कहते हैं डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो कि आप कोर्ट से ऑब्टेन करते हैं। दोस्तों, फर्क होता है डाइवोर्स में और जुडिशियल सेपरेशन में। देखिए, जो डाइवोर्स होता है या जुडिशियल सेपरेशन होता है वो एक मैरिज को डिसॉल्व कर देता है, वो मैरिज को खत्म कर देता है। पर डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या करता है? वो ये कोशिश करता है कि हस्बैंड और वाइफ आपस में प्यार से रहें, मिलनसार होकर रहें, एक दूसरे को कंपनी दें और प्रेम से उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सही से व्यतीत हो। मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है, उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। वहीं जब डाइवोर्स की हम बात करते हैं या जुडिशियल सेपरेशन की बात करते हैं, तो उसमें हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो डिसॉल्व होता है। इसमें कोशिश की जाती है कि वो एक साथ रहें और मैरिज को बचाने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या कहता है? इफ आइदर ऑफ द स्पाउस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर स्पाउस। सोसाइटी का मतलब क्या है? खाली यही नहीं है कि एक ही घर में रहना, क्या है उसके मायने वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। रीजनेबल कॉज क्या होता है कि जैसे कि अगर बाई चांस हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रूएल्टी के साथ ट्रीट करता है, या उसके इन लॉज उसको क्रूएल्टी के साथ ट्रीट करते हैं, मार पिटाई करते हैं, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से सेफ ही नहीं है कि वाइफ हस्बैंड के साथ रहे, तो फिर तो रीजनेबल कॉज है वाइफ के पास अलग रहने का। तो उस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री कोर्ट नहीं देगा हस्बैंड को। पर पर अगर कोई सॉरी अगर कोई रीजनेबल कॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसकी वजह से दूसरे स्पाउस के पास ये राइट आता है कि वो अलग से रहे, और फिर भी वो अलग से रहता है, उसको कंपनी नहीं देता, तो हस्बैंड जा सकता है कोर्ट में और बोल सकता है कि सर प्लीज ग्रांट मी द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बिकॉज शी डजंट गिव मी द कंपनी। ये बात होती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के बारे में। और डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, इट एम्स टू कंजर्व द मैरिज। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है वो कोशिश करता है कि मैरिज को प्रोटेक्ट किया जा सके, जबकि डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। और ये जो प्रोविजन है ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इस बात से डील करता है विद रिगार्ड टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। वहीं सेक्शन 22 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसी बात से डील करता है।
सेक्शन 36 ऑफ पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट भी इसी चीज से डील करता है। पर आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को। और यहाँ पे भी ये लिखा है कि विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी डज नॉट नेसेसरीली मीन कंप्लीट डिजर्शन और लिविंग सेपरेटली। इसका मतलब खाली यही नहीं होता कि वाइफ अलग से जाके अलग घर में रहने लगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है इफ शी विड्रॉज फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए, मैं हस्बैंड वाइफ मतलब मैं वाइफ को कह रहा हूँ कि उन्होंने अलग से वो रहने लग गई है, इसमें हस्बैंड भी अलग से रहने लगे तो भी वाइफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए अप्लाई कर सकती है कोर्ट में। अगर वाइफ विड्रॉ कर ले सेक्सुअल इंटरकोर्स से, वो बोले कि नहीं आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, तो भी हस्बैंड कोर्ट में अप्रोच कर सकता है फॉर डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। वहीं नॉन कोऑपरेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशंस, देखिए जो हस्बैंड वाइफ होती है उसके साथ ही कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस इंपोज की जाती है दोनों के ऊपर। तो अगर दूसरा स्पाउस वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म ही नहीं करता है तो दूसरा बंदा जो है वो डिग्री के लिए जा सकता है। या रिफ्यूजल टू गिव कंपनी एंड कंफर्ट, देखिए जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है ये खाली एक नाम का नहीं होता है, इसमें दूसरे बंदा जो हस्बैंड है या वाइफ है, दूसरा स्पाउस दूसरे को कंपनी भी देना चाहिए, वो कंफर्ट भी उसको मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो भी कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। या फिर दूसरे बंदे की ये इंटेंशन हो टू अबैंडन द मैरिज इंडेफिनाइटली, वो बस नाम की शादी में इन्वॉल्व है और वो अब ये मान चुका है कि भाई मैं शादी को रखना ही नहीं चाहता, इंडेफिनाइट पीरियड तक अबैंडन कर दे, मतलब उसको कंपनी ही ना दे दूसरे स्पाउस को। अब बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे कि मैं गया और मेरी वाइफ अलग रहती है, तो मैं जाऊंगा कोर्ट में और मैं कोर्ट में ये बोलूंगा, अब ये मेरे को प्रूव करना होगा कि मेरी जो वाइफ है उसने मेरी सोसाइटी से, मेरी कंपनी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो पहले बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा, जो पिटिशनर है, ये प्रूव करने का कि अब वो मेरे को कंपनी नहीं देती, इज दैट शी हैज विड्रॉन फ्रॉम माई सोसाइटी और फ्रॉम माई कंपनी। और जब मैं ये प्रूव कर दूंगा तो अब दूसरी वाइफ अगर वो ये बोलना चाहती है कि नहीं भाई रीजनेबल ग्राउंड है मेरे पास, ये मुझे क्रुएल्टी से रखता था, या फिर बाकी सारे जो इंस्टेंसेस है जो हम डिस्कस करेंगे वो अगर एग्जिस्ट करते हैं, कोई रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से वाइफ अलग रहने लगी है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब उसको ये प्रूव करना होगा कि क्या रीजनेबल वो एक्सक्यूज है जो जिसकी वजह से शी हैज स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली फ्रॉम मी। और अगर रीजनेबल कॉज एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर कोर्ट ग्रांट कर देगा डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इन फेवर ऑफ मी। पर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ रीजनेबल कॉज है जिसकी वजह से वाइफ अलग रह रही है, तो फिर पिटीशन जो मैंने फाइल की है वो डिसमिस कर दी जाएगी। दोस्तों ऐसे टाइप की वीडियोस थोड़ी लंबी रहती हैं जिसमें मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, पर वो इसलिए ज़रूरी होती है जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और इसके बाद आपको कोई और वीडियो या बुक या मटेरियल रेफर करने की जरूरत ना पड़े। तो रीजनेबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, एक स्पाउस के पास क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो कि वो ले सकते हैं डिफेंस, कि भाई मैंने तो इसलिए इसकी कंपनी को छोड़ दिया, इसकी सोसाइटी को छोड़ दिया क्योंकि इसने शादी कर ली थी दोबारा। जैसे कि अब मैं हूँ और मैंने ऑलरेडी मेरी मैरिज सबसिस्टिंग थी, ऑलरेडी मैरिज एग्जिस्ट कर रही थी मेरी वाइफ के साथ, पर मैंने उसी दौरान दूसरी शादी कर ली। तो अब वाइफ कह सकती है कि भाई आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री कैसे पास कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास रीजनेबल कॉज है, इस बंदे ने, इस वाहियात आदमी ने दोबारा दूसरी शादी कर ली जबकि एक शादी ऑलरेडी इसने मेरे साथ की हुई थी, तभी मैं इससे अलग रहने लगी, इसकी कंपनी से, सोसाइटी से अलग रहने लगी, तो वो रीजनेबल कॉज माना जाएगा। उस केस में कोर्ट डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अलाउ नहीं करेगी। एक केस था कोठर बीवी वर्सेस अमीनुद्दीन। इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने डिनाई कर दिया था, हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स देने से हस्बैंड को। उन्होंने बोला क्योंकि भाई जब उसने वो पिटीशन फाइल की थी ना, कि भाई कंजुगल राइट्स की जो पिटीशन फाइल की थी, जब वो पेंडिंग थी पिटीशन, अभी तक सूट के बारे में कोई डिसीजन नहीं आया था, जब तक वो पेंडिंग था सूट, उसने उसी दौरान शादी कर ली किसी और के साथ। तो कोर्ट ने फिर उसे डिनाई कर दिया, बोला अब तो इस आपकी जो पहली वाइफ है उसके पास एक रीजनेबल कॉज है आपकी कंपनी से दूर रहने का। वहीं दूसरी बात आती है एक्ट ओमिशन और कंडक्ट, एक्ट ओमिशन और कंडक्ट विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर रिस्पोंडेंट टू लिव विद द पिटिशनर। अगर पिटिशनर के, अगर मैं हस्बैंड हूँ और मेरे कुकर्म है, कुछ मेरे कुछ ऐसे एक्ट्स हैं या कुछ ऐसे ओमिशन हैं या कोई ऐसा कंडक्ट है जो कि गलत है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है मेरी वाइफ का मेरे साथ रहना। जैसे कि अगर मैं उसको क्रूअल्टी के साथ ट्रीट करूं, कोई मिसकंडक्ट करूं, और उसका नेचर ऐसा हो, उस क्रूअल्टी या मिसकंडक्ट का नेचर ऐसा हो कि वो अनसेफ हो जाए मेरी वाइफ के लिए, कि वो मेरे साथ रह पाए। जैसे कि मैं उसे मारूं पीटूं और इस तरीके से मारूं, इस तरीके से तो कोई मतलब ही नहीं आता कि मारना ही खुद में क्रूअल्टी होती है,
पर उसका अनसेफ हो गया ना मेरे साथ रहना। कोई भी अब बाई चांस आपको कोई मारेगा तो आप उसके साथ रहना थोड़ी पसंद करोगे, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर ये भी ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तो भी दूसरा बंदा अलग से रह सकता है, उसमें कोर्ट डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं देती। पर ये जो ग्राउंड्स है ना, ये वेटी होने चाहिए, इनमें कोई वजन होना चाहिए, कोई ट्रिफलिंग मैटर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे बीच में बहुत बहस होती है इसलिए मैं अलग से रहने लगी, क्योंकि आपने एक मैगजीन भी सुना होगा कि द कोर्ट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द ट्रिफलिंग मैटर्स, जो कि छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उनके बेसिस पे आप ये नहीं कि आप अलग से रहने लगे, उसमें कोई वजन होना चाहिए। जैसे कि अगर वो कोई भी स्पाउस चाहे वाइफ हो या हस्बैंड वो रफ लैंग्वेज यूज करता है पब्लिक में या फिर गेस्ट के सामने, तो ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि आप अलग से रहने लगे उससे। या फिर अगर कोई हस्बैंड के या वाइफ के बूढ़े माँ बाप हैं वो उनके साथ ही रहने लगे, मेट्रीमोनियल होम वो होता है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, उस घर को मेट्रीमोनियल होम कहा जाता है। तो अगर उसके पेरेंट्स जो हैं जो कि ओल्ड एज है जिनकी, वो साथ में रहने लगे, तो ये ग्राउंड नहीं बनता कि भाई मैं इसलिए अलग रहने लगी क्योंकि इसके जो मेरे सास ससुर थे बहुत ही मुझे डिस्टर्ब करते थे और साथ में रहते थे, उसकी वजह से मैंने अलग रहने का निर्णय लिया। या फिर हस्बैंड अगर ये बोल दे कि भाई मैं वाइफ जहाँ पे रहती है मैं वहां पे नहीं रहूंगा, तो ये सब ग्राउंड्स को रीजनेबल ग्राउंड्स या रीजनेबल कॉज नहीं माना जाता, ये बात आप याद रखिएगा। और क्या इंस्टेंसेस हो सकते हैं रीजनेबल कॉज के जिसकी वजह से बंदा बोल सकता है कि भाई मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से मैं अलग रहने लगा हूं, और डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कोर्ट डिनाई कर सकती है। जैसे कि अगर हस्बैंड फोर्स करे अपनी वाइफ को कि भाई आप ड्रिंक करो गेस्ट के सामने, या फिर आप मीट खाओ जबकि आप वेजिटेरियन हो, ये भी एक ग्राउंड है, ये भी एक रीजनेबल कॉज है। या फिर हस्बैंड एक फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए, इल्जाम लगाए कि भाई आप तो एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो या आप इमोरली आप रहते हो, तो अगर ये गलत आरोप लगाए जाएं किसी भी स्पाउस के अगेंस्ट एडल्ट्री के या इमोरलिटी के, तो दूसरे स्पाउस के पास ये राइट है कि वो अलग से रह सकते हैं। उस केस में डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कोर्ट नहीं ग्रांट करेगी। अब बात आती है इन केस ऑफ अ वर्किंग वूमेन क्या होगा। जैसे कि आज के टाइम में अब वी आर लिविंग इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, अब हस्बैंड भी काम करते हैं और वाइफ भी काम करती है, तो आज के टाइम में दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही जॉब्स पे जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, क्या वीकेंड मैरिज क्या होता है आपने देखा होगा आजकल की, जैसे 5 दिन हस्बैंड और वाइफ काम करते हैं, फिर सैटरडे संडे को वो मिलते हैं। जैसे कि वाइफ की जॉब है गुड़गांव में, हस्बैंड की जॉब है नोएडा में, तो वो सैटरडे संडे को बस खाली मिलते हैं, 5 दिन वो दोनों काम करते रहते हैं। तो इसके ऊपर एक कोर्ट की जजमेंट आई थी इन द केस ऑफ कैलाशवती, जिसमें कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो शादी है ना, इसको हम खाली बेयर वीकेंड मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कोई बात नहीं बनती कि आप खाली सैटरडे संडे को एक दूसरे से मिलें और इसमें आप बोलें कि भाई हस्बैंड को इसमें खुश हो जाना चाहिए कि शादी तो एग्जिस्ट कर ही रही है, इसमें डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कोर्ट ने बोला नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज को एक वीकेंड मैरिज में रिड्यूस नहीं कर सकते, और बोला कि भाई हस्बैंड जो है ना उसको मैट्रिमोनियल होम वहां पे एस्टैब्लिश करना चाहिए, उसको वहां पे वो मैट्रिमोनियल होम का निर्माण करना चाहिए जहां पे वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर पाए डिग्निफाइड मैनर में। तो इसमें कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाइफ अलग से रहने लगे और सैटरडे संडे को खाली हस्बैंड से मिले। उन्होंने बोला कि भाई साथ में रहें वो, और हस्बैंड को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैट्रिमोनियल वो होम वो वहां पे एस्टैब्लिश करे जहाँ पे वो वाइफ को सही से मेंटेन कर पाए। तो ये था पुरानी माइंडसेट का एक जजमेंट था। उसके एक साल बाद नहीं, कुछ साल बाद एक और जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया, जो कि केस था शांति निगम वर्सेस रमेश निगम का। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप अगर ये बोलते हैं ना कि हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो मैट्रिमोनियल होम एस्टैब्लिश करे, वो ये डिसाइड करे कि वो नोएडा में जॉब करती है और उसकी वाइफ गुड़गांव में, तो वो ये डिसाइड करे कि हम कहाँ पे रहेंगे, दिल्ली में या नोएडा में, तो अगर आप ये सारा राइट हस्बैंड को दे देते हैं ना, तो आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी का, तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए ये डिसाइड करने के कि भाई मैट्रिमोनियल होम कहाँ एस्टैब्लिश होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर बाई चांस वाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा है, वो हस्बैंड से ज्यादा कमा रही है, तो वाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कि वो ये बात सेलेक्ट करे कि भाई उसको गुड़गांव में वो मैट्रिमोनियल होम इस्टेब्लिश करना है या फिर नोएडा में। तो ये जजमेंट आई शांति निगम वर्सेस रमेश निगम की, और ये वाली जजमेंट मुझे ज्यादा बेटर लगती है, और ये एक अच्छा और एक प्रोग्रेसिव व्यू है, क्योंकि इक्वालिटी दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों की जॉब को कदर मिलनी चाहिए, क्योंकि दे बोथ हैव द राइट टू ज्वाइन एनी जॉब एंड वर्क एनीवेयर। अगली बात आती है कि बाय चांस डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कोर्ट ने अलाउ कर दी है, पर दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट वो किया गया है, अगर वाइफ को बोला गया कि भाई आप
जाओ और हस्बैंड के साथ दोबारा रहो, उसकी कंपनी में रहो, और वाइफ उसको नहीं मानती, तो अब ये राइट दिया गया है दोनों, मतलब जिसको मतलब जैसे मैं एग्रीड हूँ, मैं गया था ना अपनी वाइफ की कंपनी को वापस लेने के लिए, और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया, पर फिर भी वाइफ वापस मेरी कंपनी में नहीं आती, मेरी सोसाइटी में नहीं आती, दोबारा मेरे साथ रहने नहीं आती, तो मेरे को ये राइट दिया गया है कि मैं मेंटेनेंस सीख कर सकता हूँ अपनी वाइफ से अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और वैसे ही हस्बैंड वाइफ में बोल रहा हूँ, पर वाइफ भी अगर बाई चांस मेरी जगह वाइफ होती और दूसरी जगह मैं होता, तो मेरी वाइफ को भी ये राइट था कि वो मेंटेनेंस सीख कर सकती थी अगर मैं डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का नॉन कंप्लाइज करता हूँ, उस डिग्री को नहीं मानता। एंड अगर बाई चांस मेरी वाइफ ये बोलती है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ये मेंटेनेंस देने के, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच किया जा सकता है और उस प्रॉपर्टी के थ्रू वो मेंटेनेंस मुझे मिल सकती है। और अगर डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को दूसरा स्पाउस नहीं मानता, तो जिस दिन कोर्ट ने डिक्री पास की है उससे 1 साल, अगर 1 साल का समय बीत जाता है तो 1 साल बाद उसी बेसिस पर मैं डाइवोर्स भी सीख कर सकता हूँ। तो ये एक डाइवोर्स का भी ग्राउंड बन सकता है अगर दूसरी पार्टी, दूसरा स्पाउस डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को नहीं मानता। और एक और बात आती है कि आपका कोई बोनाफाइड डिजायर होना चाहिए। मतलब जैसे मैं गया और मैंने बोला कि भाई मुझे डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कोर्ट ग्रांट करे, तो मेरा बोनाफाइड ग्राउंड होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ असल में कि मेरी वाइफ मेरे साथ वापस रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की कंपनी मुझे दोबारा मिले। ऑल्दो ये इमटेरियल है कि मेरी कोई अफेक्शन उसके लिए है या उसकी अफेक्शन मेरे लिए है या नहीं है, तो ये थोड़ा अजीब सा साउंड करता है कि अफेक्शन ना भी हो पार्टीज के बीच में, पर बोनाफाइड होनी चाहिए रिक्वायरमेंट कि हाँ असल में मैं पर चाहते ही हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे, चाहे मेरी उसकी अफेक्शन हो उसके टुवर्ड्स या ना हो, वो इमटेरियल है, पर बोनाफाइड डिजायर होना चाहिए टू रिज्यूम कोहिबिशन। और इसी चीज को क्रिटिसाइज किया गया था इन द केस ऑफ टी सरिता वर्सेस टी सुबैया। और कोर्ट ने बोला कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी जो कि गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21, उसका उल्लंघन है। क्योंकि देखिए अब वो दूसरा बंदा उसके साथ रहना नहीं चाहता, आप फोर्स कर रहे हैं एक तरीके से कि नहीं भाई आओ उसकी कंपनी में रहो, उसकी सोसाइटी में ही रहो, तो ये एक तरीके से उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन भी है, उसकी ह्यूमन डिग्निटी का भी उल्लंघन है, विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो इसको अल्ट्रा वायरस माना गया था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ टी सरिता वर्सेस टीवी सुबैया, और इसको क्रिटिसाइज किया गया था। पर वहीं 1 साल बाद फिर एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की इन द केस ऑफ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के चड्डा, जिसमें कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को वॉयलेट नहीं करता, आर्टिकल 21 को वॉयलेट नहीं करता, क्योंकि इस रेमेडी का उद्देश्य ये है कि मैरिज को बचाया जा सके। वो ये कोशिश करता है कि डाइवोर्स ना हो, वो दोनों अलग ना हो हस्बैंड और वाइफ, और उनकी मैरिज को सही से कंटेन किया जा सके, रखा जा सके, और डाइवोर्स की तरफ वो मैरिज ना बढ़े, ये रेमेडी उसकी तरफ कोशिश करती है। एंड इट इज इंट्रा वायरस, मतलब इट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थी वीडियो विच वॉज बेस्ड अपॉन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। थोड़ी बड़ी वीडियो है, पर कोशिश की है हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।